भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते जाएंगे। ये है, हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास एवं संविधान की उद्देशिका और संविधान की विशेषताएं एवं नागरिकता, मूल अधिकार को भी हम डिस्कस करेंगे और संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों को भी डिस्कस करेंगे और इसकी संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका, संसद न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका व विधायिका, केंद्र। संविधान में हम राज्य कार्यपालिका व विधायिका, केंद्र एवं राज्यों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पंचायती राज व नगरीय प्रशासन को भी हम देखेंगे। इसके संविधान के संवैधानिक निकाय क्या हैं, इनको भी देखेंगे और गैर संवैधानिक निकाय क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। परिसीमन आयोग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और संविधान में जो राजभाषा दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण राजनैतिक शब्दावली क्या है, इसके बारे में हम आपको शब्दावली के बारे में आपको बताएंगे। प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण का भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम सभी की चर्चा करेंगे संविधान में। और चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड नॉलेज फॉर यू सचिन के साथ। आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था इसका एक टॉपिक है और भारतीय संविधान का इतिहास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। भारत का संविधान एक दिन की उत्पत्ति न होकर वर्षों के अनुभव का एक प्रकाश पुंज है। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी तथा बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था को अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन का शिकंजा कसा। इसके बाद इसी शासन को अपने प्रतिकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के सोपान बने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित इस एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन में व्यापक बदलाव किए गए। बंगाल, जिसे बंगाल, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पहले जो था गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था और इस अधिनियम के तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों का गवर्नर और बना दिया गया। यानी कि इसके क्षेत्र को और विस्तार किया गया। 1774 में कलकत्ता में चार सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये 4 सदस्यीय एक न्यायालय की स्थापना जो की थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स और लिमेंस्टर और एम हाइड नियुक्त किए गए थे। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसे सेटल करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधार करने के लिए इस एक्ट को व्यवहृत किया गया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी ब्रिटिश शासकों से अलग, जो गवर्नर जनरल से अलग जो उपहार लेते थे उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्होंने एक्ट पारित किया 1786 का।
1786 का एक्ट पारित किया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने अपने निर्णयों को प्रभावी कर सकता था। यानी कि 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल अपने किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता था और अपने निर्णयों को प्रभावी बना सकता था। इसके बाद क्रम आता है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल व कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो भारत से राजस्व एकत्र होता था उसी राजस्व में से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 1919 तक कायम रही। 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। एक, इस अधिनियम का पहला प्रावधान कौन सा था? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार के एक अधिकार को कायम रखा गया। कंपनी ने सभी एक अधिकार को समाप्त कर दिया, मगर चीन के साथ जो व्यापार होता था और चाय का जो व्यापार होता था, इसके अधिकार को उन्होंने खत्म नहीं किया। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभ देने का निश्चय किया गया। भारतीयों की शिक्षा एवं साहित्य में सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। चौथा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इसके बाद क्रम आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कानूनी सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के विरुद्ध कर दिया गया तथा 1843 में इसका अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के निर्देशन में किया गया था। इस चार्टर एक्ट में भारत के संविधान के निर्माण का आंशिक रूप देखने को मिलता है। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस एक्ट के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया तथा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य थे। कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यह एक्ट भारतीय ब्रिटिश कालीन शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो भी ब्रिटिश शासकों ने जो भी अधिनियम पारित किए उन्हें भारत सरकार अधिनियम कहा जाने लगा। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था वो पहला भारत का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन को संचालित करने के लिए भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में संवैधानिक विकास का उद्भव हुआ। इस अधिनियम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी तथा गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1861 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन में केंद्रीकरण की नींव पड़ी। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके बाद लागू किया गया था। इस अधिनियम में परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन मतदान या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत, जो कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद
भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस समय भारतीय सचिव जो था लॉर्ड मार्ले था और गवर्नर जनरल जो था वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो था। इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। इसका उद्देश्य उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना इसी के भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु बजट पर मतदान का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था। इस परिषद में सर्वप्रथम 2 भारतीय जिनके नाम केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस एक्ट के तहत महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया तथा सांप्रदायिक आधार पर सिखों को निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वायसराय बढ़ा भी सकता था। अपनी इच्छानुसार वायसराय बढ़ा भी सकता था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों द्वारा करता था। हस्तांतरित विषयों का शासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, जो उत्तरदायी होते थे। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया। प्रांतीय विषय कौन कौन से थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संरक्षण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। और केंद्रीय विषय कौन कौन से थे? विदेशी मामले, रक्षा, डाकतार, सार्वजनिक ऋण व आदि। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो अप्रैल 1937 तक चलती रही। लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 से यह लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध जो थे वे थे अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत व 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र एवं वे देशी रियासतें थी जो उसमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थी। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई, परंतु अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। संघीय न्यायालय की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। ये जो सर मॉरिस ग्वेर थे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीश थे। अक्सर परीक्षाओं में सर मॉरिस ग्वेर से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता इसी अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, अर्थात द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र
प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में लागू रहा। कुछ प्रांतीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक विषय व जनजाति क्षेत्र आदि को गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया, जो भारत सचिव की ओर से अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। इसके बाद ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया तथा इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रांतीय, संघीय व प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियनों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को लागू हो गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। दोनों औपनिवेशिक राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। जब तक दोनों राज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाएगा। दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग रहें। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग व बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं भारत 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल भी जवाहरलाल नेहरू देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना मंत्री तथा प्रसारण मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग मंत्री तथा आपूर्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह का कार्य देखते थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग प्रदान किया गया था। आसफ अली रेलवे विभाग को देखते थे। जगजीवन राम श्रम विभाग में कार्यरत थे। लियाकत अली खान वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को देखते थे। आई चुंद्रीगर वाणिज्य विभाग में थे। अब्दुल रब निस्तार संचार विभाग में। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। इसकी उत्पत्ति, संविधान की उत्पत्ति का ढांचा था।